होती है। तो हमने समास और कारक ये ग्रुप हमने शुरू किया था, और ग्रुप के अंतर्गत आपको बताया गया था कि इसमें एक टॉपिक हम समास लेंगे, दूसरा टॉपिक हम कारक चिन्ह लेंगे, कारक चिन्ह, ठीक है। तीसरा टॉपिक शायद इसमें विराम चिन्ह था, ठीक है जी। तीसरा टॉपिक विराम चिन्ह, ठीक है। चौथा टॉपिक लिंग और वचन। तो क्या मैंने ये चीजें आपको बताई थी? इसमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं? ठीक है, क्या आज विराम चिन्ह की बारी है? प्लीज एक बार थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है, अदरवाइज मुझे ऐप पे जाके खुद आपके बैच में देखना पड़ेगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो गए थे जी हमारे, समास हो गए थे, तत्पुरुष समास के उपभेद भी हो गए थे। तत्पुरुष समास के भेद के साथ समीर, चौहान, नितिन, अनुज, सत्यम, साक्षी, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर कारक चिन्ह, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गए थे। क्या आज बारी इन टॉपिक की है? जी जी। काजल कुशावाहा एमसीक्यू कब कराएंगे? एमसीक्यू करा रहे हैं कैरियर स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी जी। विराम चिन्ह की बारी है, वेरी गुड, थैंक यू अनमोल, थैंक यू, ठीक है। तो विराम चिन्ह वाला टॉपिक लेना है। विराम चिन्ह तो नहीं पढ़ा भाई अब तक हमने। काल, ठीक है, हाँ, विराम चिन्ह काल भी है, ठीक है, काल भी लिख लेते हैं। ये लो छठा टॉपिक काल लिख लेते हैं। ये लो जी, छठा टॉपिक काल, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, वचन। थैंक यू भाई। जिसको एमसीक्यू की तैयारी करनी है ना, मैं एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं कैरियर स्टेट एग्जाम पे मैं क्लास ले रहा हूँ। एक तो 10 बजे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से क्लास होती है, आपकी क्लास के बाद तुरंत, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ। यहाँ पे टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज 50% मेरे यहाँ पे होते हैं। इसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, शाम को 8 बजे इसी चैनल पर कैरियर स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, 8 बजे होते हैं। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। यहाँ मिश्रित प्रश्न, इसे क्या करेंगे? मिश्रित प्रश्न। यहाँ पे पूरे सिलेबस से लेके आते हैं हम मिश्रित प्रश्न। इसमें मैं 40 प्रश्न कराता हूँ जो आपके पूरे सिलेबस से, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ, 40 क्वेश्चन यहाँ, 90 क्वेश्चन रोज करा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे के शेड्यूल में, ठीक है जी। एक 8 बजे शाम को, एक 10 बजे कैरियर स्टेट एग्जाम, ये छोड़ो। अब इसके बाद हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, हिंदी बाई अरुण सर, ठीक है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, कैरियर स्टेट एग्जाम को भी और इसको भी। हिंदी बाई अरुण सर, इस पर एक बार मैं 11 बजे लाइव होता हूँ। आज तो नहीं ले पाऊंगा मैं क्लास 11 बजे वाली, ठीक है। इसके बाद 11 बजे सुबह मॉर्निंग में मैं टॉपिक वाइज थ्योरी कराता हूँ, ठीक है। ये क्या है जी? टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज केवल थ्योरी की क्लास होती है। एक में यहाँ 9:30 बजे शाम को आता हूँ, यहाँ कराता हूँ मैं 80%, 40-40 के 2 सेट, 40-40 के 2 सेट शाम को 9:30 बजे। अब किसको करने हैं जी? एमसीक्यू क्वेश्चन। हाँ, सूरज भी यही क्वेश्चंस करा रहे हैं, सेम टू सेम वाले, ठीक है। बाकी किसी का आए या ना आए, लेकिन हमारा आता है। और यकीन नहीं आता तो पुराने लेक्चर उठाओ मेरे यूट्यूब से, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जो पहले भर्ती हुई है उसकी भी मैंने तैयारी कराई है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से मेरा यूट्यूब चैनल बना है। तो इस यूट्यूब चैनल पे पिछले 2 साल में जितनी भर्ती आए उसका क्वेश्चन पेपर हाथ में लो। और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं मैराथन क्लासों में, जो क्वेश्चन कराए मैंने टॉपिक वाइज, किसी भी एक सीरीज को ले लो आप, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम करने का फायदा नहीं है भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूछने वाले को पूछने दो क्या पूछेगा। आज करेंगे हम विराम चिन्ह, ठीक है जी। आ जाओ इस पे। तो टॉपिक है आज का हमारा
विराम, थोड़ा स्पीड के साथ लेंगे जी, ठीक है, स्पीड के साथ हम लेंगे। विराम का अर्थ होता है आराम, ठहराव, रुकना, और इसी को बोलते हैं हम विश्राम। ये है विराम का शाब्दिक अर्थ। जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिन्ह को कहते हैं प्रतीक, इसी को कहते हैं हम निशान, इसी को कहते हैं पहचान, और इसी को कहते हैं हम चिन्ह को संकेत। वो शाब्दिक अर्थ पूछेगा आपसे, फिर पूछेगा वो इसकी परिभाषा। क्या पूछेगा आपसे? परिभाषा। बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा ठहराव लेते हैं तो लिखते समय उनके स्थान पर, लिखते समय उन ठहराव के स्थान पर, लिखते समय उन ठहराव के स्थान पर, उन ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। उन्हें क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। जैसे रोको, मत जाने दो, इनको पकड़ के रखो, जाने नहीं देना, ठीक है। रोको मत जाने दो अर्थात छोड़ दो। यहाँ पे क्या है? पकड़ना। यहाँ क्या है? छोड़ना। काला घोड़ा, और दूसरा नाम रखते हैं कुछ बढ़िया, पूछ लो। तो यहाँ पे क्या है? रोको मत जाने दो अर्थात पकड़ना, पकड़ के रखो, ठीक है। रोको मत जाने दो, छोड़ दो, छोड़ना। सेम शब्द थे, अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाया गया तो अंतर आ गया अर्थ में। तो अर्थ में अंतर, ये आपको ध्यान रखना। सर लाइव, सर क्लास लाइव है। हाँ भाई मोनू भाई, क्लास लाइव है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आज सोमवार है, ठीक है जी। क्या है जी? आज सोमवार है, ठीक है। सुबह का समय हुआ है 9:15, ठीक है भाई। ये और ध्यान रखना है, देखो जी, अच्छी बात है आपने पूछ लिया, इसमें कोई गलती बात नहीं है। जिसका पढ़ने पे फोकस नहीं होता ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। बुरा मत मानना, फिर आप कहते हो सर जी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। गुस्सा बस तब आता है जब नुकसान होता है, वो इंसान की मूर्खताई से। अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं आता, किसी के दिलाने से भी नहीं आता, क्योंकि लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, ठीक है। ये चीजें दिमाग में कब आएगी? जब हमारा सीखने पे फोकस ना होगी, दाएं बाएं चीजें चल रही होगी। जब हम अपने पे ध्यान ना दे के पड़ोसियों पे ध्यान दे रहे हो ना, तब इंसान को बहुत सारी खुशियां मिलती है बाहर। लेकिन जिस दिन वो अपने बारे में सोचने लगे तो अपने में निखार लाएगा, अपने व्यक्तित्व में निखार लाएगा, अपनी कमियों पे काम करेगा। तो अगर ये क्लास लाइव थी या फिर रिकॉर्डिंग थी, आपका पर्पज केवल दोस्तों सीखना था, ठीक। क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से भी सीखोगे, बहुत सारी क्लास है जो आप लाइव नहीं ले पाओगे। अब जब मुझे रिकॉर्डिंग देनी होगी तो मैं कह के दूंगा आपको
मैं तो ऑलरेडी जब भी बैच लेके आता हूँ मैं बोलता हूँ इसमें इतनी क्लास मेरी लाइव है, इतनी क्लास मेरी रिकॉर्डिंग है। मेरी कोई भी क्लास आज तक पिछले 6 सालों में यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चली है। ऐसा नहीं किया कि वो रिकॉर्ड थी और उसी टाइम मैंने लाइव कर दिया, 9 बजे आपका बैच है, अब रिकॉर्डिंग क्लास को मैंने 9 बजे लाइव कर दिया। ऐसे पिछले 6 सालों में नहीं हुआ और आगे 6 साल में भी नहीं होगा। मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, मैं क्लास का शेड्यूल चेंज कर दूंगा, ठीक है, 9 बजे की जगह मैं जो है रात के 9 बजे ले लूंगा, लेकिन मैं क्लास रिकॉर्डिंग करके लाइव नहीं करवाता हूँ और ना करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर नेचर में आ जाता है। जब आप एक बार उस काम को करोगे वो फिर नेचर में आएगा, जब चीजें नेचर में आ गई तो फिर वो उस व्यक्ति का नुकसान है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पढ़ने पे फोकस करूंगी भाई। यहाँ पे विराम क्या है जी, विराम को हम आराम भी कह रहे हैं, ठहराव भी, रुकना वो शाब्दिक अर्थ पूछता है। ये चिन्ह है, तो चिन्ह की जो शुद्ध वर्तनी है वो अपने आप में यही होगी, क्योंकि इसमें है आधा होता है और न होता है पूरा। ये जो न है ये पूरा होगा इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा आपसे ये शुद्ध वर्तनी बताओ, तो फिर क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चंस हो गया जी आपका 1, ये 2 और ये हो गया 3। चौथा क्वेश्चन बनता है यहाँ से शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों वो है आपकी ये वाली। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये है आपका आधा है, ठीक है जी। ये तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको है को आधा नहीं लिखना तो यहाँ सॉरी है को आधा नहीं लिखना तो इसके नीचे हलफ लगाओ, और या फिर आप है को लिखो ऐसे और ये लिख दो न ऐसे। लेकिन जो ये लिखते हो ना ये तो है सारे आपके शुद्ध, जो ये आप लिखते हो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये दोनों के दोनों ही गलत है, अशुद्ध वर्तनी। ये दोनों क्या है जी, ये दोनों अशुद्ध वर्तनी है, ये दोनों क्या है जी, अशुद्ध वर्तनी। अब है को आधा लिखने के लिए इसको नीचे ना ला के यहाँ इसको प्यार दोस्तों ऐसे कर देते हैं तो वो आधा है माना जाता है। जी जी ऐसा नहीं है, तो आप देखो जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वही ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, वहाँ बच्चे अपने डाउट खड़े होके क्लियर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप दूर रहिए, ठीक है, वहीं से पढ़िए, वही चीज समझ में आएगी जो ऑफलाइन में आएगी। अब आप दिल्ली जैसे शहर में आओगे, धीरे धीरे हम भी आ रहे हैं आप लोगों के शहर में, हमने इंदौर खोल लिया है, जयपुर खोल लिया है, ठीक है, अब प्रयागराज की बारी है, तो आने वाले समय में प्रयागराज सेंटर खोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गुरुकुल भी चलाएंगे और वो भी चलेगा, कोचिंग सेंटर भी। क्लियर, चलो अब एक क्वेश्चन जो हो गया हमारा वर्तनी का। अब ये क्या कह रहा है, बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा ठहराव लेते हैं, तो जब हम बोलते हैं ना जैसे राम श्याम, राम श्याम के बीच में रुक गए हम थोड़ा, राम श्याम मोहन सोहन 4 दोस्त थे के बाद में रुक गए, पूर्ण विराम आएगा, राम श्याम के बाद अल्प विराम, तो जो अल्प विराम दे रहे वो थोड़ा था, जो पूर्ण विराम दे रहे थे वो ज्यादा ठहराव था। तो यानी कि हम बोलते समय जहां हम थोड़ा या ज्यादा ठहराव लेते हैं तो लिखते समय उन ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ रुके थे हम, रो को मत जाने दो, फिर हम यहाँ रुके, रो को मत जाने दो, फिर हम यहाँ रुके, ये ज्यादा ठहराव है, ये कम ठहराव है, इसीलिए हम इनका चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया विराम चिन्ह। इसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका पांचवा क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु कौन थे, हिंदी के व्याकरण शास्त्री। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20। फिर यहाँ से छठा क्वेश्चन बनेगा, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं।
अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। अर्थात विराम चिन्ह हमने कहाँ से लिए? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से। जैसे अंग्रेजी भाषा में इसको हम हाइफन कहते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु कौन थे? हिंदी के व्याकरण शास्त्री। ये संस्कृत के पाणिनि है, ठीक है। ऐसे हिंदी के कामता प्रसाद गुरु किशोरीदास वाजपेयी है, तो किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। उनसे छोटे जो बाद में आए थे वो थे कामता प्रसाद गुरु। पूरे हिंदी व्याकरण को दो व्यक्तियों ने निर्धारित किया है संस्कृत से लेके, किशोरीदास वाजपेयी ने और दूसरे थे कामता प्रसाद गुरु। अब कामता प्रसाद गुरु क्या कह रहे हैं? विराम चिन्ह कितने हैं? 20 हैं। प्रयोग तो हम 25 के कर रहे हैं। कामता प्रसाद गुरु क्या कह रहे हैं कि ये विराम चिन्ह हमने कहां से लिए? अंग्रेजी भाषा से लिए। पूछा गया है क्वेश्चन अनेक बार, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी, यहाँ पे ये विराम चिन्ह है क्या? एक तो है जी आपका अल्प विराम, एक तो क्वेश्चन आएगा जी आपका ये अल्प विराम का चिन्ह है आपका ये। इसका प्रयोग कहाँ होगा जी? इसका प्रयोग होगा समान आधार या समानाधिकरण। समानाधिकरण इसी को कहेंगे हम समान आधार वाले शब्द के साथ प्रयुक्त क्या? ठीक है, अल्प विराम। कैसे जी? ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे जहां थोड़ा ठहराव हो, जहां थोड़ा ठहराव ले वहां पे भी क्या लगता है? अल्प विराम। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। अब ये समान आधार क्यों है? क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुल्लिंग है, ये चारों एक वचन है, ये चारों व्यक्ति वाचक संज्ञा है, इसी वजह से समान आधार हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि समान आधार क्यों कहा है इनको समानाधिकरण? लिंग की वजह से, वचन की वजह से, संज्ञा की वजह से, किसी भी आधार पे ये समान आधार इनके हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। कहाँ लगा है इसमें अल्प विराम? राम के बाद, लक्ष्मण के बाद, भरत के बाद। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है आपका अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह कहाँ होगा? ये आपका अल्प विराम लगेगा पहले और इसमें लगेगा ये वाला, ये फिर यहाँ बिंदी लगेगी। कई बार हम इसका प्रयोग इस रूप में भी करते हैं, बात एक ही है, ये लगाए या ये लगाए। कई बार इसका प्रयोग इस रूप में भी होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? वाक्यांश में प्रयोग होगा। कहाँ प्रयोग होगा? वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्यांश उपवाक्य के साथ। ठीक है, कहाँ लगेगा? अर्धविराम। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, ये उपवाक्य है। कहा सदा सत्य बोल, सदा सत्य बोल। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसके स्थान पे हम की का भी प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोल, फिर वो आपसे क्या पूछेगा? किस विराम चिन्ह के स्थान पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है? ये यही विराम चिन्ह है। ठीक है, अर्धविराम के स्थान पर, अर्धविराम के स्थान पर समुच्चय बोधक, अर्धविराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो भी वाक्य शुद्ध बनेगा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ई के स्थान पे आप अर्धविराम लगा दो तो भी बात वही है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर
हाँ रितेश, एक कमेंट को एक बार ही करना है, एक से ज्यादा करोगे तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। बस यहाँ पे जो सिखा रहे हैं उसको सीखो, अपना ज्ञान अपने पास, ठीक है, सजो के रखो। तो यहाँ पर ये था जी आपका अर्धविराम। तीसरा है जी हमारा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह। और इसका चिन्ह होता है विसर्ग की तरह का ही। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ करते हैं, शीर्षक के साथ प्रयुक्त। तो जो शीर्षक के साथ प्रयुक्त होगा वो क्या होगा जी, अपूर्ण विराम या उपविराम होगा, शीर्षक के साथ प्रयुक्त। जैसे गदर एक प्रेम कथा, अब ये गदर टाइटल है। ऐसे ही भारत एक खोज, कबीरदास एक कवि। तो ये कबीरदास भारत गदर क्या है, शीर्षक है, टाइटल है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना जी जी। हाँ 11 में द्वंद्व समास है, दिगु आ रहे तो कर लो, आपको कोई बात नहीं है, जो आपकी समझ में आए ना वो भी कर लो, जरूरी थोड़ा ही है भाई। आप 2026 में तैयारी कर रहे हो, अब जब आपको ये बताया गया, ठीक है, ये किसका डाउट है एक बार इसको ले लेते हैं भाई। ये है विजेंद्र कुमार का। विजेंद्र जी जब आपको बताया 11 जो है ये किसका उदाहरण है, 11 द्वंद्व समास का उदाहरण। इसका लॉजिक भी दिया गया 10 और 1 11, और आपको यह भी बताया कि 11 से लेके 19 तक की जितनी भी संख्या है जिसको आप शब्दों में लिखोगे ऐसे, उन सब में द्वंद्व समास है। अब इसमें दिगु आ रहा है तो मान लो सिलेक्शन 2029 में ले लेना, क्या दिक्कत है, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। बाकी अपने छोटे भाई को मौका दे दो, ठीक है। आप इसमें दिगु करके आओ, जब पूछेगा दिगु करो, बस अंतर क्या आएगा, सिलेक्शन 2026 में ना होगा, 29 में हो जाएगा। यहां मौका दूसरे को मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत होगी भाई, उनको नौकरी की आवश्यकता है। मतलब एक से एक बढ़वा स्टूडेंट आगे पढ़ने लगते हैं, मतलब लिख के बता दिया, समझा के बता दिया, लेकिन अपने दिमाग में जो खुर्राफात है उसको नहीं निकालो, 4 साल लग जाए पढ़ने में नालायकों को। यही तो कारण है, पिछले 4 साल से मैथ सीख रहे हो आप, और 4 टीचर देख लिए आपने मैथ के, लेकिन आज तक मैथ में 20 क्वेश्चन ठीक ना कर पाए आप। उसका रीजन यही है, अपना दिमाग पहले फेलते हो। 50 बार समझाया कि तैयारी के लिए 4 से 5 महीने काफी होते हैं, बशर्ते फोकस हो चीज पे, है ही नहीं। पहले से अनाप शनाप बिना सीखे बिना लॉजिक इतना सीख लिया गधों ने, उसको निकालना ही नहीं चाहते बाहर, रट्टा मारा हुआ है किताब से। सर जी 11 में तो दीगू लग रहा है, सर जी लगा लो दीगू, 26 27 28 तक दीगू लगाना, 29 में आगे द्वंद्व लगा लेना, ठीक है। तो ये खामा खा यार, मतलब माँ बाप सोच रहे हैं इनकी नौकरी लगेगी और ये नालायक सुधर के नहीं देंगे, ठीक। जब टीचर बता रहा है तो भाई विश्वास करो, हम पे भरोसा करके तो ये कोर्स खरीदे थे, हम ऐसा क्यों बताएंगे आपको। हमसे पढ़ के लाखों बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं हर साल, हम ढोल नहीं बजाते कि सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और ये 100 रैंक उठा लो, पहली 100 रैंक किसी भी भर्ती में, पहली 100 रैंक उठाओ किसी की भी। अब पूछो जिसकी पहली 100 आई उसमें से 70% बच्चा हमारा ना मिला, तब बताना। वो चीज पढ़ाते हैं हम, लेकिन है ही नहीं, बस कोई रटी हुई चीज पढ़नी है किताब वाली। अब मैं जितने भी आपको टॉपिक अब तक कराया हूं, कौन सी किताब में लिखा है भाई वो चीजें, किताब तो हमारी भी मैंने तो नहीं कहा, एक बार भी ले लो जाके, क्यों किताब पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, किताब पढ़ के 60 से 65% तैयारी होगी। ले लो किताब, लगाओ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज से 15% तैयारी होगी केवल, 85% से नीचे किसी की मेरिट नहीं आ रही है, जितने भी रिजल्ट पिछले 4 साल में आए।
यहाँ 15% करके टेस्ट सीरीज में कूद रहे हैं जी, मैं तो कर ली तैयारी, पेपर जाएंगे मुंह लटका के आएंगे, मानेंगे किसी की है नहीं। किताब पढ़ के इधर उधर के 6 से अटेंड करके 60 से 65% तैयारी करके जाते हो आप पेपर में, 25% तो ऐसा होता है जो पढ़ के नहीं जाते आप सिलेबस का, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। इसीलिए 4 साल लगती है आपको तैयारी करके भर्ती होने में। शीर्षक के साथ क्या प्रयोग करते हैं, शीर्षक के साथ प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर ये वाला चिन्ह जिसको कहते हैं हम उप विराम चिन्ह, दूसरा नाम होता है अपूर्ण विराम। ये विसर्ग की तरह का होता है लेकिन विसर्ग नहीं होता, ठीक है जी, विसर्ग की तरह का होता है लेकिन विसर्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का प्रयोग जो हम करते हैं वो प्रातः में, पुण्य में, ठीक है, अतः में, प्राय में, इसमें विसर्ग लग रहा है। अब ये यहां है कि साउंड देता है, प्रातः है बोला ना लास्ट में, लेकिन यहां देखना ये गदर में है कि साउंड दे रहा है क्या, गदर। यहाँ पे भारत, यहाँ पे कबीरदास है कि साउंड आई, नहीं आई, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ नजदीक लगा रहे हैं एकदम, तय के, न के, यहाँ भी तय के, ये के, ये यहाँ दूर लगता है, ये गैप देखो इसमें, तो ये होता विसर्ग की तरह लेकिन विसर्ग नहीं होता है, ठीक है, इसमें दूर लगता है, इसलिए इसको अपूर्ण विराम कहते हैं। क्योंकि ये टाइटल में, शीर्षकों में हम इसका प्रयोग करते हैं, और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो 75% एयर छोड़ते हैं फेफड़ों से, 25% बचाते हैं। अल्प विराम का 3 गुना समय इसके अंदर लगाया जाता है, अल्प विराम का 3 गुना समय। इसके बाद हो गया हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह या फुल स्टॉप, पूर्ण विराम चिन्ह या फुल स्टॉप चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या फुल स्टॉप चिन्ह, ये होता है आपका ये, कहीं हम ये 2 भी लगा लेते हैं। छंदों में इसका प्रयोग करते हैं, छंद में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कथन की समाप्ति पर, कथन की पूर्ण समाप्ति पर, कथन की पूर्ण समाप्ति पर। दूसरा छंद में चरण की, छंद में चरण की समाप्ति पर, तो छंद में चरण की समाप्ति पर, तो कोई भी कथन है, कोई भी पंक्ति, जैसे वह स्कूल जाता है तो है के बाद लगाएंगे, अछंद है क्या, ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून के बाद पानी गए ना उबे मोती मानुष सून, तो मोती मानुष चून के बाद 2 लगाएंगे और सोन के बाद 1 लगाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पूर्ण विराम का फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब वो कहेगा वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, वाक्य के अंत में 2 चिन्ह लगते हैं जी, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह व प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों। अब वो जो भी पूछे आपसे उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पूर्ण विराम चिन्ह व प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्ण विराम है और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद 5वां योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह कौन सा होता है जी, विलोम शब्दों के साथ, विलोम शब्द के साथ संयुक्त क्रिया में भी लगता है
सामासिक पदों में भी लगते हैं। शब्द की आवर्ती में भी लगते हैं। शब्द की अर्ध आवर्ती में भी लगते हैं। शब्द की अर्ध आवर्ती, शब्दों से संबंध बताने में, शब्दों से जब संबंध बताते हैं तो भी लगते। विलोम शब्द लाभ हानि जय पराजय सुख दुख दिन रात। संयुक्त क्रिया पढ़ना लिखना खाना पीना नाचना गाना। ठीक है जी। सामासिक पद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुख दुख। शब्द की आवर्ती धीरे धीरे राम राम। अर्ध आवर्ती धागा वागा चाय वाय कपड़ा वपड़ा रोटी वोटी दाल वाल। संबंध गुरु शिष्य माता पिता भाई बहन जीजा साली। ये सब क्या है? ये संबंध को बताएगा। ये सब क्या बताएगा? संबंध को। तो ये आपको ध्यान रखना। कोई बात, ठीक है, समझ में कम उसी को आएगा जो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेगा। जो भी हिंदी आपने पढ़ी है उसको भूल जाओ जब आप क्लास लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ये मान के चलो। और हम शुरू से चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि जो पहले से आपने सीख लिया है ना, बिना सीक्वेंस बिना लॉजिक के ऊपर ऊपर से, वो आपको नई चीज नहीं सीखने दे रहा है। जैसे हम लोगों की मानसिकता क्या होती है, खासकर भारतीयों की, कुछ भी नया आएगा देश में उसका विरोध करेंगे, खड़े हो जाएंगे, ना उसके फायदे का देखेंगे, ना समय के साथ देखेंगे, ना ये देखेंगे कि विदेश में बाकी चीजें किस लेवल पे हो रही है और दूसरी कंट्री किस वजह से विकसित हो गई। बस उसका विरोध करना। कुछ भी है, कोई सरकार लेके आए या कोई प्रशासन लेके आए, कोई व्यक्ति भी कुछ नया करेगा ना आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आप उसके भी विरोध में खड़े हो जाओ। मान के चलो पहले लेडीज घूंघट करती थी, ठीक, अब घूंघट नहीं करती है। अब हमने मान के चलो सबको बोल दिया कि घूंघट नहीं करना चाहिए, अब मेरा विरोध शुरू हो जाएगा। अब घूंघट करने में कौन सी मर्यादा है? वो ठीक था, पुराना समय हमारा था। उस समय मुस्लिम शासनकाल था, मुस्लिम शासनकाल में जो हिंदू महिलाएं थी उनका शोषण होता था, उठा के ले जाते थे जो सुंदर थी। बहुत सारे कारण थे उसके पीछे, एक ही कारण नहीं था। लेकिन अब तो आपका शासन है, तो अब तो घूंघट से बाहर लिया हो। ऐसे ही आपने देखा होगा ईरान में बाकी जगह महिलाओं को बुर्कों से बाहर लाया गया, ठीक है, उसका विरोध हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें होगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पहले प्राचीन समय में ब्राह्मण लोग बलि पशुओं को कटवाते थे, इंसान की बलि दी जाती थी। अब लोग समझदार हो गए, नहीं दी जा रही है। तो इसलिए समय के साथ साथ अपने आप को बदलना जरूरी है। तो इसलिए हम जब सीखने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज से, तो सबसे पहले सीखने का नियम यही है कि हम अपने को न्यूट्रल कर लें। दूसरे से हम वही चीज ले पाएंगे अगर हम अपने को न्यूट्रल कर लें कि हमें कुछ नहीं आता। हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वक्त देंगे, क्योंकि कभी भी एक ही चीज आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी 100%। जैसे जैसे आप समय बिताओगे उस चीज में, आपके इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, रुचि बढ़ती चली जाएगी, फिर आपके सीखने की गति बढ़ेगी, उसके बाद फिर आपके अचीवमेंट की परसेंटेज बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप 100% चीजें सीख रहे होंगे। लेकिन समस्या क्या है? ना तो पेशेंस है, ना आप समय देना चाहते। कई बार आप सीरियस इतने हो जाते हो कि बस आज पढ़ना, कल सिलेक्शन लेना है। अब से पहले क्या थे भाई? 20 साल हो गई है आपको, ठीक है, 10 साल से ज्यादा होश संभाले हुए हो गए। उससे पहले क्यों नहीं सीरियस हो गए थे आप? बस अब फार्म आ गया, भर दिया और तुरंत अभी बस 4 दिन के बाद सिलेक्शन चाहिए। ऐसे थोड़ा ही होता है, हर चीज का प्रोसेस है। आज पेड़ लगाओगे तो फल कल नहीं आएगा उस पर। मेहनत करो, धीरे 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 समय दो। जैसे ही समय दे दोगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिलेक्शन होगा आपका, और समय रहते होगा। लेकिन पेशेंस मत खो, अपने आप को परेशान मत करो, सर जी ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सर जी ये हो गया, वो हो गया। तो वो सारी चीजें आपको दूर ले जाती है, आपके उस मार्ग से आपको भटका देती है जिस रास्ते पे आपको चलना था।
तो यहां वो पूछेगा आपसे योजक चिन्ह अर्थात संयोजन जो चिन्ह है, ठीक है, वो अपने आप में हम इस रूप में देंगे, छोटा सा देंगे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। एक इसी से मिलता जुलता होता है डायरेक्शन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, वो इससे बड़ा होता है। वो कहाँ देंगे? जहां हेडिंग होते हैं। जैसे प्रस्तावना हमने हेडिंग डाला, ये देंगे। निष्कर्ष हमने हेडिंग डाला, वो इससे दुगना बड़ा होता है। इनको हेडिंग में प्रयोग करते हैं। इनको कहां प्रयोग करते हैं? हेडिंग में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये योजक चिन्ह संयोजन चिन्ह जोड़ने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। अब वो पूछेगा निम्नलिखित में से योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वहां नहीं होता। निम्न में से योजक चिन्ह से संबंधित सही कथन कौन सा है? विलोम शब्द के साथ संयुक्त क्रिया, दो क्रिया जहां एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, उसको क्या कहते हैं? हम उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दे देना, ले लेना, देना लेना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब संयुक्त क्रिया है। दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त। सामासिक पद राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है। धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है। समासों में प्रयोग होता है। शब्द की आवृत्ति हो रही हो धीरे धीरे, हरा हरा, पीला पीला, राम राम, ठीक है। शब्द की अर्धावर्ती हो धागा वागा, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, कंकड़ वंकड़। शब्द से संबंध पता चल रहा हो, गुरु शिष्य, जीजा साली, पति पत्नी, ठीक है, माता पिता, सब संबंध को बता रहे हैं। तो इन सब में किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में फिर एक चिन्ह आता है हमारा अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार का होता है जी। इसमें एक तो होता है हमारा इकरा चिन्ह। इसको अवतरण इसलिए कहते हैं क्योंकि उतारने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसमें से इसको कहते हैं इकरा। और एक होता है जी इसमें दुगरा। एक कौन सा चिन्ह होता है जी? दुगरा चिन्ह। दुगरे चिन्ह में हम क्या लगाएंगे? ये दो लगाएंगे। अब इकरे चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? इकरे चिन्ह का प्रयोग होगा इकरा चिन्ह अज्ञात कथन में। जो अज्ञात कथन है, पता ही नहीं किसने कहा, अज्ञात कथन। दूसरा उपाधि के साथ होगा, उपनाम के साथ होगा, कविता या पुस्तक के नाम के साथ होगा। कविता व पुस्तक के नाम के साथ इसका प्रयोग करोगे आप इकरा चिन्ह का। कैसे प्रयोग करोगे ये भी देखो। जैसे परिश्रम ही सफलता की, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो इसमें यहाँ कुंजी है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो इसमें यहाँ ये इकरा चिन्ह लगे और यहाँ पे लिखेंगे अज्ञात, क्योंकि आज तक ये क्लियर नहीं है कि ये कथन किसने कहा। जो अज्ञात मान ली किसी व्यक्ति का होता तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता, तब ये दुगरा चिन्ह में प्रयोग होता है। दूसरा क्या है जी? यहाँ दूसरा चिन्ह है यहाँ पे इकरा चिन्ह। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यहां समुद्रगुप्त के साथ किसका प्रयोग होगा? समुद्रगुप्त के साथ में ये उपाधि है नेपोलियन, ठीक है। तीसरा देखो जी, तीसरा होगा उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक
नए पत्ते नामक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी, कविता लिखी। अब इसमें ध्यान, नए पत्ते कविता का नाम है और निराला उपनाम है। निराला क्या है? उपनाम। तो इकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। तो उपाधि के साथ, उपनाम के साथ, कविता पुस्तक के नाम के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? ठीक है जी, इकरा चिन्ह का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ दुकरे चिन्ह। दुकरा चिन्ह, दुकरा चिन्ह होता है हमारा ये वाला। इसका प्रयोग कहाँ होगा? किसी महापुरुष, किसी महापुरुष, महान, किसी महापुरुष, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध पुस्तक के कथन के साथ। महत्वपूर्ण पंक्ति, सूक्ति, नारे और ध्येय वाक्य के साथ, ध्येय वाक्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे? दुकरा चिन्ह। जैसे यहाँ पर तुम मुझे ऊन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भी है और प्रसिद्ध व्यक्ति का प्रसिद्ध कथन भी है। ऐसे ही सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य भी है, सुप्रीम कोर्ट का, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। इससे लिया गया मुंडको उपनिषद। तो प्रसिद्ध किताब की प्रसिद्ध पंक्ति भी हो गई, ध्येय वाक्य भी हो गए, नारे आगे कोई भी। ठीक है जी, दिल्ली चलो, आराम आराम है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है। ठीक है, कोई सूक्ति आ गई, प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो रविंद्रनाथ टैगोर, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। उठो जागो, तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद। कोई महत्वपूर्ण पंक्ति आ जाए किसी व्यक्ति की, जो किसी ने, सरदार पटेल ने कही, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कही, ये किसी भी व्यक्ति ने कही, अब्दुल कलाम जी ने कही, तो वो हमें पता है कि इस व्यक्ति ने कही, तो उनमें सब में दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। अब इनको अवतरण इसलिए कहा गया क्योंकि दूसरे की पंक्ति को हम अपने लिए उतारते हैं, कोटेशन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में उतारते हैं, तो उदाहरण कहलाया। तो यहाँ अवतरण मतलब उतारना, उदाहरण मतलब उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसलिए इसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण मतलब उदाहरण, और अवतरण मतलब उतारना। तो किसी दूसरे की पंक्ति को, किसी दूसरे के कथन को जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो ये इकरा और दुकरा के रूप में प्रयोग करते हैं हम। कितने चिन्ह हो गए जी हमारे? ये 6 हो गए। अब आ जाओ 7, 7वां चिन्ह। कौन सा चिन्ह है जी? 7वां चिन्ह है त्रुटि पद, काग पद, हंस पद, हंस पद,
विस्मरण चिन्ह, भूल सुधार, भूल सुधार, ये वाला चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह है ना लेमड़े की तरह का, इसको बोलते हैं भूल सुधार चिन्ह। कोई गलती हो जाती है तो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 थे। अब मान के चलो यहाँ दशरथ ही गलत लिखा गया, यहाँ दशरथ ऐसे लिखा गया, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे रंगना नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना था, इस पे एक क्रॉस का चिन्ह लगाते आप, इसके नीचे लिख देते, या फिर आपके पास वो चिन्ह है, जैसे आपने दशरथ को ऐसे लिख दिया, अब आप इसकी जगह क्या करोगे, क्रॉस करके यहाँ पे दशरथ लिखते, तो ये भूल सुधार कर लिया आपने। अब राजा दशरथ के 4 थे, तो 4 क्या थे आप भूल गए, गलती हो गई, तो यहां ये चिन्ह लगाओ। चिन्ह नीचे लगा रहे हो तो पुत्र नीचे लिखो, चिन्ह ऊपर लगा रहे हैं तो पुत्र को आपको ऊपर लिखना है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं त्रुटि पद, जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए। काग कहते हैं यहाँ पे हम कौवे को, तो कौवे के बैठने की आकृति ये होती है, अंश के बैठने की आकृति ये होती है। विस्मरण मतलब भूलना, इसको बोलते हैं भूल सुधार चिन्ह। ये इतने नाम हैं इसके, तो ये क्या कहलाया आपका, विस्मरण चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह। अब इसके बाद यहां पर है आपका 8वां निर्देशन या निर्देश, निर्देशन या निर्देश। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है, हाइफन से बड़ा होता है, संयोजन चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे प्रस्तावना है, उपसंहार है, निष्कर्ष है, यानी कि हेडिंग में इसका प्रयोग होता है। आजकल हम इसके स्थान पे दूसरे चिन्हों का भी प्रयोग करने लगे, जैसे तीर का निशान, ठीक है जी, या 2 एरो दे देते हैं, या फिर हैज, या फिर एट द रेट, या फिर 1 2 3, इनका भी प्रयोग कर लेते हैं, या फिर कै खे गै, या फिर ए बी सी, या फिर 1 2 और 3। आजकल कंप्यूटर क्या करता है, हाथ की उंगली का प्रयोग करेगा ऐसे, ये तो समय पर ये चिन्ह बदलते रहते हैं। चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं, धन और समय की बचत के लिए। अब यहाँ पर जो चिन्ह आप इस रूप में प्रयोग कर रहे थे, वो कभी कभी हम एरो के रूप में, डबल एरो के रूप में, यहाँ पे हैज, एट द रेट, 1 2 3 क्या खे गया, ABCD 1 2 3, इस तरीके से ये सब डायरेक्शन का काम करेंगे, निर्देश देने का काम करेंगे। जरूरी नहीं केवल हम इसी का प्रयोग करें। अब जैसे आमतौर पर मैं यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर समय की बचत करनी है तो मैं क्या करूंगा, जैसे 8 मैंने लिखा और यहाँ डॉट लगा दिया, तो ये भी तो डायरेक्शन दे रहा है आपको, ये भी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पे क्या है जी आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है आपका, ये बात, जैसे मान के चलो आपका किसी को गाली देने का मन कर रहा है, तो आप उसको गाली मत दो, उसको आप कहो ये तू है। अब सामने वाला अपने आप समझेगा कि तू कुत्ता है, कमीना है, बेईमान है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसको गाली नहीं देना। लोप का मतलब होता है गायब होना, छिप जाना। लोप का अर्थ क्या होता है, गायब करना, गायब करना, लोप करना। कहाँ प्रयोग होगा, अश्लील शब्दों में। कहाँ प्रयोग होगा, अश्लील शब्द, अमर्यादित शब्द, अमर्यादित शब्द, अश्लील शब्द, अमर्यादित, अश्लील शब्द अमर्यादित शब्द के साथ, अश्लील शब्द अमर्यादित शब्द के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो समाज में सबके सामने जो शब्द हम यूज नहीं कर सकते, अपने से बड़ों, अपने से छोटों, हालांकि यार दोस्ती में गाली दे लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन देने नहीं चाहिए। तो अश्लील शब्द अमर्यादित जो शब्द होते हैं सभ्य समाज में, जो प्रचलन में नहीं है, सभ्य समाज में जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, लोप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहां पर है जी हमारा 10वां चिन्ह,
और वो है लांगहाओ चिन। कौन सा चिन्ह है? लांगहाओ चिन। लांगहाओ चिन क्या करते हैं? संक्षेप करने के लिए, जैसे प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, यहाँ पर बीए हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गई, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऐसे लिखते हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। अब इसको क्या कहते हैं? लांगहाओ, लांग जाना, संक्षिप्त कर देना। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां हम पूरा दिल्ली पुलिस इसको इस रूप में ना लिखकर, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? संक्षिप्त कर रहे हैं। तो इसको भी दिल्ली पुलिस ही पढ़ा जाएगा। तो ये अपने आप में इसमें लांगहाओ चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी से लाया हुआ क्यों मानते हैं? क्योंकि जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना बीए, तो वहां भी तो हम प्रयोग कर रहे थे इसको। अंग्रेजी में लिख रहे हैं यहाँ पे बीए, इसका प्रयोग कर रहे हैं बीए। अंग्रेजी में लिख रहे हैं एमए, इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डीपी, दिल्ली पुलिस, इसका प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यूपी प्रयोग कर रहे हैं, हरियाणा के लिए एचआर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये चिन्ह आएगा। इसको हम लांगहाओ चिन्ह कह रहे हैं। इसीलिए कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि भाई अंग्रेजी से लिए हैं हमने ये, क्योंकि वहां पे हम प्रयोग ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन ये बात अपने आप में प्रमाणिक नहीं है, कहा है उन्होंने। तो 10 चिन्ह हो गए जी, बाकी 15 चिन्ह करेंगे कल वाली क्लास में। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप तब तक डाउट ले सकते हैं। किसी का भी अगर कोई डाउट है तो तब तक आप अपने डाउट ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आज हमने एक टॉपिक वर्तनी और दूसरा टॉपिक आपका क्या किया? ठीक है जी, विराम चिन्ह, वर्तनी नहीं, सॉरी, विराम चिन्ह। इससे पहले कारक चिन्ह। यहां तक क्लियर है? उपेंद्र, प्रभाकर, काजल, मुकेश, अश्वनी, भारती, यश, अरविंद, मोनू, संगम, धर्मेंद्र, किरण, बबलू, आकाश, अश्वनी, राधा, ऋचा, मुनेश, अरविंद, पंकज, आशीष, अभिषेक, किरण, आजाद, यश, खुशी, शिवम, सुमिता, जी अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। चलो, हाँ, मेरी बात का किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। देखो, मैं आप लोगों के भले की बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हो गए, खुद का अचीवमेंट है नहीं, और थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं तो तुरंत आप बुरा मान जाते हो। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप समय दो। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ, ठीक है, कि जिंदगी में आपको हिंदी का रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं से भी हिंदी को समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हम हिंदी सब्जेक्ट से फ्री हो रहे हैं, किसी एक सिलेबस के पीछे मत भागो। ये सिलेबस है जी, हमें ये पढ़ना था। मैं उस लेवल की हिंदी आपको करा रहा हूँ कि आज के बाद जब ये कोर्स आप पूरा कर लोगे, दोबारा से ना किसी कोर्स परचेज करने की आवश्यकता है, ना किताबों से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना अचीव कर लो, वो सफिशिएंट है। अलग से कोई एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। पहले तो चीजों को सीखना होता है, अचीव करना होता है, फिर उसको प्रैक्टिकली करके देखना होता है कि हम वो वहां पेपर में क्वेश्चन बना भी पाएंगे कि नहीं। उससे पहले आपको प्रैक्टिस में जाओ। और प्रैक्टिस कब कहाँ हो रही है? हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर एक तो 11 बजे, ठीक है, और दूसरा शाम को 9:30 बजे। 9:30 बजे मैं 80 क्वेश्चन लाता हूँ, 40-40 क्वेश्चन के 2 सेट मिक्स क्वेश्चन, उसमें पूरा सिलेबस में कवर कराता हूँ हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ सुबह मॉर्निंग में 20 मिनट का शो लेता हूँ 11 बजे। आज क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा तबीयत ढीली है, कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो समस्या रहती है, तो इसलिए थोड़ा आज 11 बजे नहीं होगी, कल 11 बजे जरूर होगी, लेकिन शाम की क्लास आज जरूर लेंगे 9:30 बजे हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम 40-40 क्वेश्चन के 2 पेपर सेट कराते हैं, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आइए 10 बजे, जिसकी क्लास में अभी कुछ ही देर में लाइव करने वाला हूँ। तो उसमें हम टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद सभी दोस्तों को, कल फिर मिलते हैं विराम चिन्ह के साथ।